हम आज बात करते हैं जो कल का छूटा हुआ भाग था स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि। तो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि को समझने के लिए आपको दो महत्वपूर्ण बातें समझना है कि जब सब्सिडरी सेल और गार्ड सेल इनकी सांद्रता में क्रमशः परिवर्तन होता है। कभी गार्ड सेल की सांद्रता अधिक हो जाती है, कभी सब्सिडरी सेल की सांद्रता अधिक हो जाती है। जब गार्ड सेल की सांद्रता अधिक होगी तो अंतःप्रासन हुआ, गार्ड सेल टर्जिट हुई, स्टोमेटा खुल गए। इसके विपरीत क्या हुआ, जब सब्सिडरी सेल की सांद्रता गार्ड सेल की तुलना में अधिक हुई, बाह्य परासरण हुआ, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। इसको समझाने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जेंट थ्योरी। स्टार्च का शुगर में परिवर्तन और शुगर का स्टार्च में परिवर्तन। शुगर मतलब यहाँ ग्लूकोज। एक बात बहुत क्लियर कल मैं बताया था, फिर से बता दूं। एक बीकर में आपने विलायक की मात्रा, 2 बीकर लिया आपने, दोनों में विलायक की मात्रा अर्थात पानी की मात्रा बराबर थी। इसमें 50 ग्राम स्टार्च डाल दिया और इसमें 50 ग्राम शुगर या ग्लूकोज को आपने घोल दिया। अब दोनों की सांद्रता की आप तुलना करें तो आप देखेंगे कि इसकी सांद्रता अधिक होगी, इसकी सांद्रता कम होगी। क्यों? क्योंकि स्टार्च पानी में अच्छे से घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो जब कभी भी स्टार्च किसमें, गार्ड सेल में बनेगा तो उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। जब कभी भी ग्लूकोज या शुगर गार्ड सेल में बनेगा तो उसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी। इतनी कॉन्सेप्ट बना के चलो। तो जेडी सारे महोदय का कहना है, इसके पहले जो वैज्ञानिक थे, जेडी सारे के पहले जो वैज्ञानिक थे उसको आपने सुना होगा कि उन्होंने केवल इतना बताया था, एक लायड वैज्ञानिक थे। लायड वैज्ञानिक केवल इतना बता पाए थे कि दिन के समय ग्लूकोज और रात के समय स्टार्च बनता है। तो ग्लूकोज बनने से गार्ड सेल की सांद्रता अधिक हो जाएगी, अंतःप्रासन होगा और गार्ड सेल टर्जिट होंगी, स्टोमेटा खुल जाएगा। लेकिन जो लायड महोदय हैं ये नहीं बता पाए थे कि स्टार्च शुगर में क्यों परिवर्तित होता और शुगर स्टार्च में क्यों परिवर्तित होता। इस परिवर्तन को नहीं समझा पाए थे। जेडी सारे महोदय समझाने का प्रयास करेंगे। ये कहते हैं दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे में, इसलिए वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर लेंगे। तो गार्ड सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बिल्कुल नहीं होगी। उस समय गार्ड सेल का माध्यम कैसा हो जाएगा, क्षारीय। क्षारीय मतलब 7 से अधिक। ठीक है, अब क्षारीय क्यों हुआ, अम्लीय क्यों हुआ, जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब क्या होगा, जो क्षारीय माध्यम में स्टार्च, याद रखना सब बातें गार्ड सेल की हो रही है। स्टार्च किसमें परिवर्तित हो जाएगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट। क्लियर ना? जैसे ग्लूकोज 1 फास्फेट बना गार्ड सेल में, उस समय गार्ड सेल की सांद्रता सब्सिडरी सेल से अधिक हो जाएगी, इंडास्मोसिस से अंतःप्रासन होगा, गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगी। क्लियर ना? स्टार्च क्यों परिवर्तित हुआ ग्लूकोज 1 फास्फेट में, क्योंकि उसका माध्यम क्या हो गया, क्षारीय। ठीक है, दूसरा देखिए, नाइट में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होता प्रकाश संश्लेषण में, तो माध्यम अम्लीय क्यों हो जाएगा, जान लें। कार्बन डाइऑक्साइड गार्ड सेल में जो उपस्थित होगी वह पानी से क्रिया कर जाती है, तो क्या बन जाएगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2CO3 के बनने के कारण वहां का गार्ड सेल का माध्यम कैसा हो जाएगा, अम्लीय। और जब H2CO3 या कार्बोनिक एसिड नहीं बना था तो माध्यम कैसा हो गया था, क्षारीय। क्लियर ना? अब माध्यम कैसा हो गया, अम्लीय। अम्लीय माध्यम में ग्लूकोज 1 फास्फेट किसमें बदल गया, स्टार्च में। स्टार्च जैसे ही गार्ड सेल में बना, गार्ड सेल की सांद्रता कम हो जाएगी, बाह्य परासरण हो जाएगा, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। इतना कौन बताया, जेडी सारे। जेडी सारे की बताई हुई बात का स्टीवार्ड ने थोड़ी आलोचना की। स्टीवार्ड ने उसमें संशोधन किया। स्टीवार्ड का कहना था कि ग्लूकोज के साथ यहाँ क्या जुड़ा है, फास्फेट। एक बात बहुत क्लियर कट बता दूं यहाँ कि ग्लूकोज में का फार्मूला C6H12O6। ठीक है, तो यहाँ आप देखें कि इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन कितने हैं, 6। ठीक है, 6 कार्बन। तो मान लो ये पहले नंबर का कार्बन, दूसरे नंबर का, तीसरे, चौथे, 5वें और 6वें नंबर का कार्बन होता है। तो पहले नंबर के कार्बन में क्या जुड़ गया है, फास्फेट, तो अपन बोलेंगे ग्लूकोज 1 फास्फेट। और 6वें नंबर के कार्बन में ग्लूकोज में फास्फेट जुड़ जाए तो बोलेंगे ग्लूकोज 6 फास्फेट। तो चूंकि यहाँ ग्लूकोज के साथ फास्फेट जुड़ा है, स्टीवार्ड का कहना है कि ग्लूकोज के साथ चूंकि फास्फेट जुड़ा है, इसलिए गार्ड सेल की सांद्रता को वो नहीं बढ़ा पाता।
यदि वो अलग हो जाता तो सांद्रता बढ़ जाती। क्योंकि फास्फेट खुद अघुलनशील है और वो अघुलनशील किसके साथ जुड़ा है? ग्लूकोज के साथ, इसलिए उसकी सांद्रता में उसमें परिवर्तन नहीं कर पाता। इसलिए स्टीवार्ट ने थोड़ा संशोधित फार्मूला दिया। वो संशोधित फार्मूला क्या था? दिन के समय में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हो जाएगा, माध्यम कैसा हो जाएगा? क्षारीय। वही बात किया उन्होंने। क्षारीय माध्यम में स्टार्च जो है एटीपी से क्रिया करेगा। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अर्थात हमारे शरीर में आप जानते हो एक ऊर्जा ग्रह है माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान किसका उत्पादन होता है? एटीपी का, जिसका फुल फॉर्म है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और उसमें 3 फास्फेट जुड़े हैं। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, उसमें 3 फास्फेट जुड़ जाएं तो कहलाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है। यदि 2 जुड़े हो तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यदि 1 जुड़ा हो तो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ठीक है। तो इसमें ट्राइफॉस्फेट है, इसका एक फास्फेट इसने स्टार्च को दे दिया तो बन गया ग्लूकोज 1 फास्फेट। अब ग्लूकोज 1 फास्फेट चेंज इनटू ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट चेंज इनटू ग्लूकोज प्लस फास्फेट, मतलब ग्लूकोज से फास्फेट अलग हो गया। ठीक है। अब क्या होगा? इसी कारण गार्ड सेल की सांद्रता अधिक हो गई, अंतःप्रासरण हुआ, गार्ड सेल टर्जिट हो गई, स्टोमेटा खुल गई। अब देखिए नाइट में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं होगा, माध्यम अम्लीय होगा। अम्लीय मतलब पीएच 7 से कम। ग्लूकोज और फास्फेट आपस में क्रिया करेगा, ग्लूकोज 1 फास्फेट बनाएगा। ग्लूकोज 1 फास्फेट से बन जाएगा स्टार्च प्लस फास्फेट। स्टार्च आप नीचे लिखेंगे, जैसे ही स्टार्च बना गार्ड सेल की सांद्रता कम, बाह्य परासरण एक्सास्मोसिस, गार्ड सेल फ्लैसिड, स्टोमेटा क्लोज। ये नीचे लिखना, मैंने नहीं लिखा। अब यहाँ आया सबसे जो मान्य सिद्धांत है पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी या पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, जिसको दिया है लेविट महोदय। किसने? लेविट। ठीक है। आप इसको ध्यान से समझना। दिन के समय में क्या होता है? जो गार्ड सेल में स्टार्च होता है, गार्ड सेल में जो स्टार्च होता है वह किसमें बदल जाता है? फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। पीईपी का मतलब है, फिर से बोल रहा हूं, फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। मान लो सपोज करो आधा स्टार्च किसमें बदल गया? फास्फोइनाल पायरुविक एसिड। तो आधा स्टार्च बचा, आधा किसमें बदल गया? वो पीपी। तो आधा स्टार्च बचा हुआ 50% स्टार्च और आधा स्टार्च से बना हुआ पीपी, ये दोनों दिन के समय में किसमें बदल जाते हैं? मैलिक एसिड। क्लियर है? किसमें बदल गए? स्टार्च या फास्फोइनाल पायरुविक एसिड किसमें बदल गया? मैलिक एसिड। अब आप देखें ये गार्ड सेल बना है, इसमें मैलिक एसिड है। यहां मैं लिखा ये मैलिक एसिड का आयनन हो गया किसमें? मैलेट ऋणावेशित आयन में और हाइड्रोजन धनावेशित आयन में। मैलिक एसिड का क्या हो गया गार्ड सेल में? आयनन। अब आप देखें कि यहां समझना कि हाइड्रोजन जो आयन था जो किससे मिला था? मैलिक एसिड से। तो देखें हाइड्रोजन आयन कहां चला गया? देखें आप हाइड्रोजन आयन चला गया, ये सब्सिडरी सेल थी, सब्सिडरी सेल में आप देखें पोटेशियम धनावेशित आयन है और हाइड्रोजन धनावेशित आयन कहां है? गार्ड सेल में। कहां से बना? मैलिक एसिड के आयन से। तो फिर एक धनावेशित आयन कहां चला गया? गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में। कहां चला गया? गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में। कौन सा चला गया? याद करो, हाइड्रोजन धनायन कहां चला गया? गार्ड सेल से सब्सिडरी सेल में। और सब्सिडरी सेल से एक धनायन कहां आ गया? गार्ड सेल में। मतलब एक धनायन और एक धनायन का एक्सचेंज हुआ। हाइड्रोजन धनायन कहां चला गया? सब्सिडरी सेल में और उसके बदले में सब्सिडरी सेल से कौन सा आयन आ गया? पोटेशियम। अब पोटेशियम आयन जो कहां से आया? सब्सिडरी सेल से। ये मैलेट ऋणावेशित आयन, मैलेट कैसा है? ऋणावेशित आयन। ये मैलेट ऋणावेशित आयन से क्रिया करेगा और बनाएगा पोटेशियम मैलेट। क्या बन गया? पोटेशियम मैलेट। कहां बना? गार्ड सेल। जैसे ही पोटेशियम मैलेट बना गार्ड सेल की सांद्रता अधिक हो जाती है, गार्ड सेल टर्जिट हो जाएगी। क्यों टर्जिट हुई? बताओ। अंतःप्रासरण होगा, गार्ड सेल टर्जिट होगी और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। क्लियर है? अब क्या होगा? रात में देखें
पोटेशियम मैलेट जो बना था गार्ड सेल में, उसका फिर से आयन हुआ, आयनन हो गया मैलेट और पोटेशियम आयन में। किसमें? मैलेट और पोटेशियम आयन में। क्लियर है? रात में क्या हुआ बताओ आप मुझे। फिर से किसका आयनन हो गया, जल्दी बोलो कि क्या क्या पोटेशियम मैलेट फिर से किसमें टूट गया। देखिए रात में क्या हुआ, ये गार्ड सेल था, जो पोटेशियम मैलेट था, पोटेशियम मैलेट 60 में लिख दिया हूं, इसका आयनन हो गया इसमें पोटेशियम और मैलेट आयन में। पोटेशियम जहां से आया था वहां चला जाएगा, कहां से आया था? सब्सिडरी सेल से। ठीक है, तो पोटेशियम कहां चला गया? सब्सिडरी सेल में, और उसकी जगह में जो हाइड्रोजन आयन था वो पुनः वापस आ गया। सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते, ऐसा ही हुआ। पोटेशियम आयन फिर से चला गया सब्सिडरी सेल में, और सब्सिडरी सेल से हाइड्रोजन आयन कहां आ गया? गार्ड सेल में। हाइड्रोजन आयन जैसे ही आया गार्ड सेल में, तो मैलेट और हाइड्रोजन आयन आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे? मैलिक एसिड। ठीक, क्लियर है? मैलिक एसिड जैसे ही गार्ड सेल में बना, उसकी सांद्रता कम हो जाएगी, गार्ड सेल की सांद्रता कम हो जाएगी, तो बताएं आप मुझे, बाह्यपरासरण होगा, गार्ड सेल रेसिड हो जाएगी और स्टोमेटा क्लोज हो। तो क्लियर हुई बात ना, कि दिन के समय में पोटेशियम मैलेट बन गया जिससे उसकी सांद्रता अधिक हो गई थी, और रात के समय मैलिक एसिड बन गया जिससे उसकी सांद्रता कम हो गई थी। क्योंकि इसको पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी इसलिए कहते हैं कि पोटेशियम आयन का परिवहन होता है। ठीक है, इसको लिख के अच्छे से दिखाना।